कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। और आज बात करेंगे बीजेपी की, क्योंकि 2017 के बाद 2022 में जिस तरीके से चुनाव हुए और एक बार फिर से योगी यूपी के सीएम चुने गए, लेकिन एक रिपोर्ट ऐसी आई है जिसने बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चिंताओं को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि जो बीजेपी के सहयोगी दल थे उनका बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को इस बार नहीं मिला। और उसका सीधा सीधा फायदा कहां पहुंच गया, सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद यहां पर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। यूपी बीजेपी ने भेजी पीएम को रिपोर्ट। रिपोर्ट पर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी खबर। गठबंधन से नहीं मिली मदद, गठबंधन नहीं रहा सहयोगी, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दोबारा सत्ता में बैठने का मौका मिला। योगी आदित्यनाथ ने दोबारा शासन संभालते हुए यूपी के सियासी इतिहास में वो कारनामा कर दिखाया जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। बीजेपी को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन पार्टी के साथ एक अफसोस ये जुड़ गया कि उसे पिछली बार के मुकाबले कम सीटें हासिल हुईं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 325 सीटें मिली थी, वहीं इस बार पार्टी को गठबंधन सहयोगियों के साथ भी सिर्फ 273 सीटें मिली हैं। 2022 में योगी ने बना ली सरकार, लेकिन 2017 के मुकाबले घटी सीटें। यूपी चुनाव पर बीजेपी ने पीएम को दी रिपोर्ट। बीजेपी ने मोदी को 80 पेज की भेजी रिपोर्ट। 2017 में बीजेपी को मिली थी 325 सीटें। 2022 में बीजेपी गठबंधन को 273 सीटें। रिपोर्ट पर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी खबर। बीएसपी के वोट शिफ्ट से फायदा, अपना दल और निषाद पार्टी से कोई लाभ नहीं, पिछड़ी बिरादरियों का ज्यादा वोट नहीं मिला। 2022 में 80 लाख सदस्य पार्टी से जुड़े, उसके बाद भी बेहतर नहीं कर पाए। पोस्टल वोट में सपा की जीत पर बीजेपी चिंतित। अंबेडकर नगर, कौशाम्बी और गाजीपुर पर विशेष चिंता। चुनाव में जीत के बाद भी सीटों की संख्या में कमी आने को लेकर संगठन काफी चिंतित था। ऐसे में इसको लेकर पार्टी के भीतर समीक्षा की गई है और बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने एक रिपोर्ट तैयार करके पीएमओ को भेजी। रिपोर्ट में बसपा के वोट बीजेपी को ट्रांसफर होने से फायदा होने की बात कही गई है। वहीं ओबीसी वोटर बीजेपी से खिसकने पर चिंता भी जाहिर की गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से खबर में कहा है कि अपना दल और निषाद पार्टी से कोई लाभ नहीं मिला है। अपना दल निषाद पार्टी ने बीजेपी का लाभ लिया, गठबंधन दलों के वोट बैंक का कोई खास हिस्सा नहीं मिला। तो अगर निर्बल को सबल बना रही भारतीय जनता पार्टी तो रिपोर्ट तो सही है ना, कि भाई निर्बलों को सबल बना रही भारतीय जनता पार्टी, जिनके साथ अन्याय हुआ है उसे सबल बना रही है, तो रिपोर्ट तो सही है ना। कि अपना दल भी, निषाद पार्टी भी, जो बचे खुचे लोग हैं जो पिछली सरकारों की नीतियों से तबाह हुए थे, पिछली सरकारों की नीतियों के ट्रेडिशनल वोट बैंक के चलते जो उपेक्षित हुए थे, ऐसे लोगों को अगर पार्टी बनी है छोटी छोटी, तो अगर उससे फायदा हुआ जनता को, कार्यकर्ता को, तो रिपोर्ट तो अच्छी है ना। नहीं, देखिए अभी ये इस तरीके की कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से सहयोगी दल हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, सबने मिलकर बहुत मेहनत की है और उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद रहा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो जनता ने भरोसा दिखाया है, उसी का परिणाम उत्तर प्रदेश में सामने आया है। भाजपा ने गाजीपुर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ जिले में खराब प्रदर्शन किया। इन 3 जिलों में भाजपा को 22 में से एक भी सीट नहीं मिली, जबकि सपा ने आजमगढ़ और अंबेडकर नगर में क्लीन स्वीप किया। रिपोर्ट की मदद से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को 2024 के लोकसभा चुनाव रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार कुर्सी पर बैठने की तैयारी के साथ चुनावी समर का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसी राजनीति की प्रयोगशाला में बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में वो कर दिखाया जो बीते 3 दशकों में नहीं हुआ था। बीजेपी को सत्ता तो मिली, लेकिन कई मामलों में सबक भी मिला है।
बीजेपी की चुनावी रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से बीजेपी को फायदा मिला है, जबकि उसके अपने सहयोगी दलों की वजह से बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो अंक गणित और सत्ता के इस गणित में बीजेपी ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन बहुत कुछ खोया भी है। कैमरामैन अर्शद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। तो बीजेपी ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन जो समीक्षा रिपोर्ट आई है ये बेहद चौंकाने वाली है। तमाम ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें कहा गया है कि बीजेपी के साथ जो सहयोगी दल थे उनको तो पूरा फायदा बीजेपी का मिला, लेकिन बीजेपी को उसका फायदा नहीं मिल पाया है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले दीपक सोनकर जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा फखरुल हसन, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विशाल आनंद गिहार, दलित चिंतक हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और रुद्र प्रताप दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी सर बहुत स्वागत है। और सुशील दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ेंगे। हालांकि अभी वो हमारे साथ नहीं हैं, कुछ ही देर बाद हमारे साथ वो भी इस पैनल में जुड़ेंगे। सर सबसे पहले दीपक जी, आप ही से सवाल है कि चुनाव तो आपने जीत लिया, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है, शायद अभी आपने सुना हो, ये रिपोर्ट में जो तमाम ऐसी बातें निकल कर आई हैं, ये ना कहीं चिंता का सबब अब आपके लिए बनती जा रही है। और 80 जो पेजेस हैं एक रिपोर्ट, उसको लेकर आपने बीजेपी के जो प्रतिनिधिमंडल है उसको भेजा है और पीएम ऑफिस को भी ये रिपोर्ट भेजी है। देखिए स्वाति जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा जताया। निश्चित रूप से आज जो भी परिकल्पना हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव के बाद अपनी समीक्षा जरूर करती है कि कहां हमारी कमी रही, कहां हमारी अच्छाई रही, कहां हम अच्छे रहे, कहां हम खराब रहे, उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करती है। उसी रिपोर्ट को तैयार करके आगे पेश करने का काम किया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जनता का है, मैं लगातार देखने को मिल रहा है, हम सबके ध्यान में है कि किस तरीके से 2014 से लेकर के 2022 तक जनता का आशीर्वाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है स्वाति जी। तो जिस तरीके से लगातार जनता के बीच में अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचा है, उस कार्यकर्ता के भाव में, उस जनता के सेवक के रूप में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से 2000 ठीक है, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी हो गया, ठीक है, और पिछली जो बिरादरी थी उसका भी फायदा आपको कुछ खास नहीं मिला, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है सर। देखिए स्वाति जी, कमी जहां तक की बात सहयोगी दल की है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वही अपने कार्यकर्ता, उन्होंने भी बड़ी मेहनत करके जनता के बीच में जाने का काम किया है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके छोटी पार्टियां, छोटे दल भी एक मजबूती रूपरेखा में आ रहे हैं, एक उनको भी अच्छा स्थान मिल रहा है। तो अभी ये प्रदर्शन किया है, आगे जाकर के और अच्छा प्रदर्शन करने का भी काम करेंगे। तो जिस तरीके से ये पूरी भूमिका परिदर्शन तैयार हो रहा है, तो मगर मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूं स्वाति जी, कि जिस तरीके से आज सुशासन और सुरक्षा का माहौल है, उस माहौल के साथ जनता है आज अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम किया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से 2022 में सरकार बनने के बाद हर मंत्री को 100 दिन का एजेंडा दिया गया है कि किस तरीके से 100 दिन के विजन और मिशन को एक्शन में बदलने का काम करना है, किस तरीके से हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट खड़ा करना है, हर एक विभाग के अंदर किस तरीके से बदलाव खड़ा किया जा सकता है। ऐसे सारे प्रदेश को लेकर के जनता के सेवक के रूप में ये सारे मंत्री जिस तरीके से लगातार अपने अपने विभाग का चिंतन करके कि 100 दिन के एजेंडे के साथ हम जनता को कितने लाभ तक पहुंचाने जा सकते हैं, व्यक्तिगत अगर बात करना चाहेंगे साथी जी, तो निश्चित रूप से ये जनता के व्यवहारिकता के आधार पर जनता के सेवक के रूप में उभर रहे हैं। जी ठीक है, फखरुल हसन के पास जाएंगे। सर इसका सीधा सीधा फायदा तो आप भी उठा सकते थे और फायदा हुआ भी, लेकिन कहीं चूक रह गई जिसकी वजह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई, क्या कुछ कहेंगे इस पर फखरुल जी? भाजपा में आघोषित गठबंधन था, ये सब जानते हैं कि बसपा प्रमुख जो हैं वो वोट में चुनाव में प्रचार के लिए निकली नहीं। उनके टिकट किसने बांटे,
वो किन लोगों को टिकट दिया। जहां पे समाजवादी पार्टी ने जिस जाति का, जिस धर्म का कैंडिडेट खड़ा किया था, बसपा ने जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके उस जाति जो गणित थी उसको बिगाड़ने का काम जरूर किया है। हमें समाजवादी पार्टी को उससे नुकसान भी हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी को 35% से भी ज्यादा वोट शेयर जनता ने दिया है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सबने समाजवादी पार्टी पे विश्वास किया है। हम आज विपक्ष में हैं, जरूर विपक्ष में हैं, लेकिन नौजवानों ने जो भरोसा हम पे किया है, जो कर्मचारियों ने भरोसा किया है, जो पिछड़ों ने भरोसा किया है, हम उस भरोसे को कायम रखेंगे। हम उनकी बात को, जो हमने वादे किए थे, हम जिन मुद्दों को लेके इस चुनाव में गए थे, हम उन मुद्दों को सड़क से लेके सदन तक उठाएंगे। और हमारा जो मैनिफेस्टो था, जो हमने बात कही थी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे। हमने नौजवानों से रोजगार के लिए जो बात की थी, उसके लिए भी हम समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये जब 2014 में लोकसभा जीते थे, फिर 2017 में विधानसभा, उसके बाद 2019 और भी ये 2022, सब में इनका 100 दिन का एजेंडा होता है। ये 100 दिन का एक अलग सा इन्हीं ने बना लिया है कि 100 दिन में ये करेंगे। जब 2017 में सरकार में आए तो कहा कि 100 दिन में प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। पता चलता है 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के निकल गए, गड्ढे तो मुक्त हुए नहीं। आज लखनऊ में भी सड़कों का हाल देख लीजिए किस तरीके का है। तो कहना हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हटके जो दूसरे मुद्दे थे उन किन्हीं और वजहों से आज सत्ता में है। जनता आज उनको सत्ता में नहीं देखना चाहती थी। बेरोजगार नौजवान, तो महंगाई छोटे से छोटे परेशान दलों को जनता, तो वो आपके समाजवादी अखिलेश पार्टी के यादव साथ ने है। भी अपनी पार्टी में शामिल किया था। बहुत छोटे छोटे दल थे, उनको समाजवादी पार्टी में उनका विलय किया गया, उनको शामिल किया गया, लेकिन उसका फायदा भी तो आपकी पार्टी नहीं उठा पाई। कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह गई होगी। नहीं, बिल्कुल फायदा, बिल्कुल वोट समाजवादी पार्टी को मिला। और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आखिर वोट का फर्क ही कितना है। ये सत्ता में जरूर आ गए हैं कि उस गणित से, जो सीटों के गणित हैं, लेकिन ये आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक जानती है कि समाजवादी पार्टी को 35% वोट शेयर से ज्यादा जो गठबंधन को मिला है, पोस्टल बैलेट में आपको बहुत फायदा मिला और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है, ये मान रहे हैं। पोस्टल बैलेट में आपको वोट्स बहुत मिले और इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी खबर है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं घबराने वाली बात भी है। नहीं, देखिए, पोस्टल बैलेट ही नहीं, हमें तो सबने वोट दिया। हम तो कहते हैं समाजवादी पार्टी को हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, नौजवान, बेरोजगार नौजवान और जो परिवर्तन चाहती थी, जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, वो सब ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। आज समाजवादी पार्टी को जिस फकरुल जी, विशाल आनंद जी के पास चलेंगे, दलित चिंतक है। हम अपनी विशाल जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बसपा हालांकि बहुत ज्यादा मुखर रही इस मामले पर और कहा कि बीजेपी ने पूरा का पूरा दलित वोट अपने पाले में कर लिया और तमाम आरोप भी लगाए और कहा कि बीजेपी इस तरीके की बातें करती है कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी पार्टी है। देखिए, ये बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जो भी कहना हो, लेकिन दलित समाज का वोट, किसी जाति विशेष का वोट, किसी पार्टी की बपौती या उसकी जायदाद या संपत्ति नहीं है। दलित समाज को जब ये आभास होता है कि हमारा नेता जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो दलित समाज के लिए काम कर रहा है, जो राष्ट्रवादी सोच लेके काम कर रहा है, अगर वो हमारे लिए काम कर रहा है तो दलित समाज ने अपना वोट उसके लिए कास्ट किया। अगर दलितों ने वोट दिया तो दलितों ने आज इसलिए नहीं वोट दिया कि बहन जी आगे नहीं आ रही थी। दलितों ने इसलिए भाजपा को वोट नहीं दिया कि समाजवादी पार्टी के पास नेतृत्व नहीं था। दलितों ने इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब के पंच तीर्थों का निर्माण कराया, उनको विशेष रूप से विकसित किया, स्मारकों का रखरखाव बढ़ाया, नए स्मारकों की देन दी भारत दलितों को दी, हमारे जो दलितों से जुड़े हुए साहित्यों को उनको विकास किया, दलितों से जुड़ी हुई योजनाओं का विकास किया, बाबा साहब के नाम पे चिकित्सा के नाम पे मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था की। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने शासनकाल में सभी सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब की फोटो लगाने का आदेश जारी किया। तो दलित समाज ने देखा कि यूपी का नेतृत्व और भारत का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो दलितों की हितैषी होता जा रहा है, दलितों के लिए सोच रहा है, दलितों के लिए काम करने का प्रयास कर रहा है। आप मानते हैं कि जो मुस्लिमों का वोट था वो भी सपा को गया और बीजेपी से जो नाराज हिंदू थे
उसका सीधा सीधा वोट बीजेपी को चला गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी समीक्षा करा रही है, ये उनकी समीक्षा है और ये उनकी अपेक्षा के अनुरूप शायद रिजल्ट नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आए। देखिए, पार्टी ने अपनी ही समीक्षा कराई है, अपने चुनाव के बाद अपनी ही समीक्षा कराई कि पार्टी को जो अपेक्षा थी उससे कम सीटें मिली है या फिर कम वोट मिली है। इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? 2017 के मुकाबले 2022 में सीटें काफ़ी कम हो गई और बात ये भी सामने आ रही है कि गठबंधन से फ़ायदा नहीं मिला और 2017 के मुकाबले सीटें बहुत घट गई। क्या वजह मानते हैं आप इसको? स्वाति जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मेरे सामने ये आदर्श स्थिति है कि एक जीता हुआ दल समीक्षा कर रहा है जी। उत्तर प्रदेश में तो हालत ये है कि हारे हुए दल भी समीक्षाएं नहीं कर रहे हैं, किसी के इस्तीफे नहीं मांगे जा रहे हैं, कमियां नहीं गिनाई जा रही हैं। अगर एक जीता हुआ दल समीक्षा कर रहा है और ये मान रहा, अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है स्वाति जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने जरूर पढ़ी होगी, तो जातियों के नाम स्पष्ट तौर पर वर्णित है उसमें, निषाद, पाल, साक्य, सैनी, कुशवाहा, राजभर। उन्होंने कहा इनके वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुए हैं। उन्होंने इसके कारण भी बताए, उन्होंने फ्लोटिंग वोटर्स को भी गिना कि मीडिया की जिस तरह की भूमिका थी और जिस तरह की खबरें चल रही थी, मुख्यमंत्री को जिस तरीके से पेश किया गया, कानून व्यवस्था के जिस तरीके से हाईलाइट किया गया, उसकी वजह से युवाओं का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ। लेकिन उनका ये मानना है कि जिन साथी दलों को हम लेकर चल रहे थे, जैसे उन्होंने कुर्मी बिरादरी को इन्वर्टेड कामा में लिखा कि कुर्मी के वोट हमको नहीं मिल पाए। उनका कहना है कि अपना दल अपना वोट तो पा गया, हमारी वजह से भी पा गया, लेकिन अपना वोट ट्रांसफर नहीं कर पाया। ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी का निषाद पार्टी के बारे में मानना है। मुझे लगता है इस तरह की समीक्षाओं का हल कुछ भी हो, यह पार्टी का आंतरिक मसला है, लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं तो एक सुखद एहसास है, क्योंकि राजनीति जीत या हार से परे जाके समीक्षाओं पे है। अगर आप समीक्षा करते हैं तो आप पाते हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा, क्योंकि उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने पेंशन की बात की, तो आपको दबाव महसूस होता है 2024 के लिए। समीक्षाएं इसलिए मदद करती हैं क्योंकि वो जनता के पक्ष को रखती हैं। जब आप दबाव महसूस करेंगे तब आप काम करेंगे 2024 के लिए पेंशन पर, 300 यूनिट बिजली फ्री पे और रोजगार पे। मुझे लगता है ऐसी स्थितियों पे बेहतर स्थितियों का निर्माण होता है। जी ठीक है। सुशील जी, सवाल यह है कि जब बीजेपी को हर वर्ग का साथ मिला, ठीक है 2017 से, लेकिन फिर भी बहुत कम सीटें आई, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं और अखिलेश यादव ने कैसे बीजेपी का अंक गणित बिगाड़ा? मुझे लगता है स्वाति जी, अंकगणित अखिलेश यादव जी नहीं बिगाड़ा। पहले तो मैं बता दूं कि पहली इस उत्तर प्रदेश में केवल एक मायावती जी ऐसी नेता रही हैं जो अपना हर वक्त, जिन्होंने अपना जब चाहा तो वोट ट्रांसफर कराया। ये कुवत उनमें थी और ये कुवत किसी में उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसका पूरा उदाहरण है, 122 सीटें हैं रही इस चुनाव में ऐसी, जिसमें 91 मुसलमान और 15 मुस्लिम यादव। इस पे मायावती ने वही कैंडिडेट उतारे जो मुसलमान पे सपा पे थे, उस पे भाजपा मुसलमान उतारे, जो यादव थे उस पे यादव उतारे, जबकि बीएसपी का यादव का कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, लेकिन उन्होंने उतारे। तो मुझे लगता है कि ये टिकट मायावती नहीं बांट रही थी, ये टिकट कोई जो अंदर खाने जो राजनीति में जो व्यवस्थाएं होती वो बांट रहे थे। 122 में 68 सीटें जीती है बीजेपी। और देखिए, गठबंधन दोनों फेल हुए हैं स्वाति जी। गठबंधन जयंत का भी फेल हुआ है और गठबंधन संजय का भी फेल हुआ है, अनुप्रिया का भी फेल हुआ है। 58 सीटें पहले चरण की जो हुई थी उसमें 42 शायद जीती है बीजेपी, 42 जीती है। आप सोच लीजिए कहाँ ये मान चला जा रहा था कि ये इतनी सीटें सपा पाएगी, और वहां पर जाट वाला जो ये मान के चल रहे थे, जाट मुसलमान यादव एक साथ खड़ा हो गया, तो जाट खड़ा ही नहीं हुआ। उस जाट ने पूरा वोट दे दिया उनको, भाजपा को वोट कर दिया। ऐसे ही संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल, चूंकि संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल ये दोनों सत्ता के लोग थे, इन्होंने सत्ता का स्वाद चख लिया। अब आप संजय का बताइए, संजय ने 7-8 सीटों में सवर्ण खड़े किए थे उम्मीदवार पैसे लेके, उन्होंने एक ही तो वो खड़ा किया था, तो कैसे वोट ट्रांसफर होता? तो वोट सत्ता, और मेरे हिसाब से जो राजनीति में जो ये पूर्वांचल और पश्चिम में जो गठबंधन फेल हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है जो बीजेपी ने किया है। इस बीजेपी के साथ चिंतन से, इस समीक्षा से 24 उनको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। 24 का ये सामने उन्होंने आईना रख दिया है
कि ये कुर्मी, ये निषाद, ये राजभर, ये कुशवाहा, ये काछी, ये यादव, ये मुसलमान, ये ब्राह्मण, सारे सिस्टम को अखबार ने यानी कि आप इसको पॉजिटिव पूरी तरीके से मानते हम ये बीजेपी के लिए पॉजिटिव है, कांग्रेस के लिए नेगेटिव है। हाँ। कांग्रेस अभी यही तय नहीं कर पा रही है कि कांग्रेस को करना क्या है, क्या एनजीओ पे चलाना है, पीके के साथ चलाना है, फिर एनजीओ है। पीके के रूप में आएंगे। तो एक मिनट, हमारे साथ बीएसपी अभी निकालने पे तुली हुई है, सपा के लोग अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, मुसलमान हल्ला बोल दिए अखिलेश के खिलाफ। केवल बीजेपी है जो 22 को नजर रख के पॉजिटिव काम कर रही है। ठीक है। उमा शंकर जी आप भी हमारे साथ जुड़ गए। उमा शंकर जी जरा ये बताइए कि बीजेपी के लिए रिपोर्ट कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रही है और अब कांग्रेस के लिए आगामी कितनी बड़ी चुनौतियां आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये दो बातें बिल्कुल स्पष्ट तौर से इस चुनाव में देखी गई कि एक तरफ उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश की मीडिया का एक वर्ग लगा था चुनाव को बाइपोलर दिखाने। प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है ये साबित करने, और इन ये जो दो नैरेटिव गढ़े गए इसने चुनाव को यहां तक पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी को भी ये नैरेटिव सूट कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने इसके पूरी ताकत लगाई। सुशील दुबे जी जो कह रहे थे मायावती जी के बारे में, कांग्रेस पार्टी और हम सब ने पूरे चुनाव में ये कहा कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही हैं और अब ये साबित हो गया। मैं इस रिपोर्ट को बहुत तवज्जो नहीं देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज वही इस देश में हो रहा है, दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो ऐसी रिपोर्ट्स जब बाहर आती हैं जिसमें कुछ चीजें बिल्कुल हम सबको पता रहेगा कि हाँ ये हुआ था, जैसा कि तो इसका फायदा सर आप कैसे नहीं उठा पाए? आप कैसे पीछे रह गए? आप कैसे चूक गए? कांग्रेस तो उठा सकती थी सीधा सीधा फायदा इसका। नहीं, हमने पूरी कोशिश की। हमने प्रियंका गांधी जी ने करीब 2-2.5 सालों तक लगातार संगठन पर काम किया। संगठन को उन्होंने बूथ लेवल तक तैयार किया। उन्होंने जनता के जितने भी मुद्दे थे सब पर प्रियंका गांधी जी अकेले उत्तर प्रदेश में लड़ी। मैं उन इशूज को, उन घटनाओं को नहीं गिनाना चाहता, वो सबको पता है। दूसरा, कोई भी विपक्ष का नेता किसी भी जनता के मुद्दे पर सड़क पर संघर्ष करते हुए नहीं दिखाई दिए। वो अपने घरों में बैठे रहे, बल्कि मैं तो इससे आगे बढ़ के कह रहा हूं कि वो छिपे रहे अपने घरों में। मायावती जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड तानाशाही सरकार के खिलाफ बाहर निकल पाए, और पूरे 5 साल नहीं निकली। चुनाव में भी बहुत कम निकली। 122 सीटों पर उन्होंने मुस्लिम और यादवों को इस तरीके से खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। इसमें 68 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के है। ये सब सच्चाई है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी इसको अपने रिपोर्ट के माध्यम से बताना चाह रही है कि मायावती जी हमारे कब्जे में है, हम जो चाहे उनसे हमने करवा लिया और 2024 में भी हम उनसे वही करवाएंगे। दीपक जी इसका जवाब दीजिए। और दीपक जी एक सवाल ये भी है कि जिन ओबीसी जाति के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, अब उनके वोट सीधे सीधे सपा गठबंधन को ट्रांसफर हो गए और वो कुशवाहा, कुर्मी, सैनी, निषाद हैं। क्या आप इसको मानते हैं? और सर 2024 के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? इस पर किस तरीके का मंथन हो रहा है और इस रिपोर्ट को कितना सीरियसली बीजेपी ले रही है, ये भी जरा बताइए। मुझसे सवाल है? हाँ जी सर, आपसे ही दीपक जी। देखिए अभी एक चर्चा में एक विषय और भी आया था स्वाति जी, मैं बोल रहा हूँ अपनी बात। चश्मे लगा के बातें की जाती है तो स्वाति जी मुझे बोल रहा है ना। उमा शंकर जी आपके पास आएंगे, दीपक जी से पहले इसका जवाब ले ले, फिर आपके पास आएंगे। मुझे बोलना है? नहीं, आपको नहीं, दीपक जी से सवाल है जी। मुझे लगता है कि ध्यान से सुनने का भी काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। स्वाति जी देखिए, इस चीज को समझना पड़ेगा कि अभी ये चर्चा में विषय आया था। देखिए किसी चीज की समीक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लगातार, जिस तरीके से 2014 से लगातार आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, तो उसकी समीक्षा भी करी जा रही है। तो इस समीक्षा के रूप में अगर देखने का फल मिलेगा तो 24 की रणनीति को लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो अगले चुनाव को लेकर के निश्चित रूप से तैयार रहती है और जनता के बीच में जाकर के कार्यकर्ताओं भी लगातार उसके बीच में रहता है।
जब 2017 का चुनाव हुआ, उसके बाद हम लोगों ने 19 के चुनाव की तैयारी करी, 19 के बाद 22 की चुनाव की तैयारी, और निश्चित रूप से लगातार चुनाव के जीतने के बाद अगले दिन अगले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी प्रक्रिया के साथ पर एक कार्यकर्ता चुनावी मैदान के चुनावी मूड में रहता है। तो जिस तरीके से आज अगर हम जातीय समीकरण की बात करेंगे तो लगातार हमको देखने को मिल रहा है, अभी एक चर्चा में भी विषय आया था, आदरणीय विशाल जी बोल रहे थे, निश्चित रूप से जिस तरीके से दलित समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका है, जिस तरीके से, मैं उस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूं बार बार कि लगातार उनको योजनाओं को पहचानने का काम किया है। कभी जिनको वंचित किया जाता था आज उनको नेतृत्व देने का काम किया है, कभी जिन तरीकों को उनको पीछे की पंक्ति में खड़ा करा जाता था आज उनको आगे की पंक्ति में देने का काम किया है। जिस तरीके से हर एक योजना को जोड़ने का काम किया है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो आपकी पहली सरकार में योजनाएं थी, उनको आवाज देने का काम किया है। ठीक है दीपक जी सुन लीजिए, ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो आपकी पहले सरकार में योजनाएं थी उस पर भी बहुत ज्यादा वोट आपको नहीं मिला है इस बार, ये और आपके लिए बहुत चिंता की बात है, बड़ी चिंता की बात है 2024 के लिए। निश्चित रूप से स्वाति जी, ये जो योजनाएं हैं, ये योजनाओं के बल पर उत्तर प्रदेश की जनता ने जो सुरक्षा का माहौल वातावरण खड़ा हुआ है, आज सुशासन का माहौल खड़ा हुआ है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया जो है या तो जेल में है या तो उत्तर प्रदेश से बाहर है, तो आज ये सुरक्षा और सुशासन का माहौल जो खड़ा हुआ है, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश जवाब फखरुल हसन से लेंगे। योगी आदित्यनाथ जी पर जनता का भरोसा है। निश्चित रूप से आज ये जो बदलाव खड़ा हुआ आज जनता उसके साथ बदलाव मानते हैं फखरुल जी, आप की पंक्ति को भी देखा गया, हालांकि मानेगी नहीं, लेकिन जवाब दे दीजिए। बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव तो यह है कि माफिया क्रिकेट खेलते हुए दिखे इसी उत्तर प्रदेश में। कौन जेल में रहेगा कौन बाहर रहेगा ये तो राजनीतिक विचारधारा से तय होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं तब तो आपको जेल में डाला जाएगा, लेकिन आप अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो तो आप चाहे गुंडे हो, चाहे माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे पेपर लीक कराने वाले हो, चाहे हत्यारे हो, आपको भारतीय जनता पार्टी से कोई खतरा नहीं है। आप उनकी विचारधारा के साथ हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कभी समीक्षा इस बात की नहीं करती कि इन्होंने रोजगार कितने लोगों को दिया। नौजवान आज रोजगार के लिए सड़क पे घूम रहा है। जब चुनाव चल रहे थे तब भी शिक्षा मित्रों पे, शिक्षकों पे किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास के बाहर लाठी चलाई गई, ये उत्तर प्रदेश ने देखा है, देश ने देखा है। तो आज उत्तर प्रदेश में जो समीक्षा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करना चाहती कि क्यों पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, क्यों बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, मुद्दे वही थे। समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों को लेके 2022 के चुनाव में गई थी, हम उन मुद्दों को लेके हम भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनी है। कुछ समय हमने इनको जरूर दिया है, लेकिन कुछ समय बाद हम इनसे जरूर पूछेंगे कि आप रोजगार आप कब दोगे नौजवानों को, ये महंगाई कब कम होगी, और उसके लिए समाजवादी पार्टी सड़क से लेके सदन तक लड़ेगी। और जहां तक समाजवादी पार्टी की सवाल है कि हमने समीक्षा नहीं की, तो हर व्यक्ति की हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। समाजवादी पार्टी ने तय किया हुआ है कि हम मई के प्रथम सप्ताह में अपनी पूरी चुनाव की समीक्षा करेंगे। जिलों से हर विधानसभा की सीट की रिपोर्ट मंगाई गई है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि दलित वोट उनको मिल गया तो वो गलत फहमी में है। जिस पर कुछ कहना चाहते हैं दीपक जी, बहुत संक्षिप्त शब्दों में कहिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दीपक जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं बहुत कम शब्दों में। आभार व्यक्त ठीक है फखरुल जी, ठीक है। दीपक जी इसका देखिए जवाब दे रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से लगातार एक बदलाव दिख रहा है, ये समाजवादी पार्टी जो उस तरीके से उत्तर प्रदेश से सपा हो गई है, ये बिल्कुल सफा है। जिस तरीके से जनता का भरोसा इनसे उतरा है, ये निश्चित रूप से जनता का भरोसा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसका परिणाम आज सामने दिखाई दे रहा है। चाहे रोजगार के उत्तर प्रदेश, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो। अरे भाई आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपको इसके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता के समर्थन में आकर के काम करने का काम करिए, जनता उसके साथ करने का काम करेगी। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन खड़ा हुआ है ना, ये भारतीय जनता पार्टी ने ला करके खड़ा किया है। आज जिस तरीके से भूमाफिया को, गुंडा राज को खत्म करने का काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य में बदलाव दिखाई दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। सारी तैयारी करती है।
2024 की तैयारी आप जरूर कर लो, लेकिन जनता आपसे फिर वही बात पूछेगी कि हमारे रोजगार का क्या हुआ, ये महंगाई का क्या हुआ। तो आप मुद्दों से भाग नहीं पाओगे। 24 की तैयारी आप कीजिए, ठीक है। समाजवादी पार्टी और दूसरे दल भी 24 की तैयारी कर रहे हैं। हम 2024 जनता के हित की तैयारी है, जनता के समाधान की तैयारी है, जनता के योजना की तैयारी है, जनता के सेवक के रूप में बनने की तैयारी है। जिस तरीके से जनता के हित की बात करने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए ठीक है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी।